नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं वो आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में डेली करंट अफेयर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं डेली करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है, यहीं पर अंडरलाइन कर लेना है। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने फ्रंटियर 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जलवायु के गर्म होने के कारण निष्क्रिय अवस्था में पड़े सूक्ष्म जीव पुनः सक्रिय हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बर्फीले वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीवों को साइक्रोफाइल्स कहा जाता है। तो अभी जो है फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी यूएनईपी ने फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की है। और इसीलिए यह प्रश्न आपके सम्मुख है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों सही है। तो इस संबंध में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त तीनों। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट नए पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालती है, इससे पहले कि वे वैश्विक या क्षेत्रीय संकट में परिवर्तित हो जाएं। रिपोर्ट में उजागर किए गए मुख्य पर्यावरण मुद्दे क्या क्या हैं? तो गर्म होते क्रायोस्फीयर यानी जो हिमांक मंडल होता है उसे हम क्रायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। इसमें क्या है कि सूक्ष्म जीवों का फिर से सक्रिय होना बताया गया है। जलवायु के गर्म होने के कारण निष्क्रिय अवस्था में पड़े सूक्ष्म जीव पुनः सक्रिय हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। इससे ये सूक्ष्म जीव नए पर्यावरण में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में पहले से मौजूद सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, ठीक है। यानी जो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण जब आप पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, जो वहाँ पर पहले से प्रतिस्थापित जो प्रजातियाँ होती हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो यही चीज़ इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस क्षेत्रों में पहले से मौजूद सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके कारण रोगों का प्रसार हो सकता है, साथ ही इससे जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव बर्फ पिघलने के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। बर्फीले वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीवों को साइक्रोफाइल्स कहा जाता है। तो स्टेटमेंट में यह भी था, साइक्रोफाइल्स किसे कहते हैं? बर्फीले वातावरण में जो सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नदियों के प्रवाह में अवरोध हो रहा है। नदियों के प्रवाह में मौजूद सभी अवरोध जैसे बांध, वेयर या कम ऊंचाई वाले बांध, बैराज, कलवर्ट, स्लूस आदि जो है नदी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। इन अवरोधों के प्रभाव क्या हैं? तो इसके कारण जल के प्रवाह एवं तापमान, पर्यावास की गुणवत्ता और दशा, नदी के निचले मार्ग की ओर तलछट के परिवहन तथा मछलियों के प्रवास में बदलाव सहित देशज समुदाय का विस्थापन आदि देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में नदी की प्राकृतिक स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए इन अवरोधों को हटाना एक बेहतर रणनीति के रूप में माना गया है। जो गाद की समस्या होती है ना, उसे जब हटाएंगे तो ये बेहतर स्थिति होगा। अभी कश्मीर में जो उलर झील है, जो एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील भी है, तो वहाँ पर गाद की समस्या थी, उसे सिल्टेशन की समस्या थी। वहाँ जब
हटाया गया गाद को तो कमल के फूल फिर से खिले और यह जो है वहाँ पर प्राकृतिक बहाली को दिखाता है, दर्शाता है। साथ ही साथ जो किसान हैं वहाँ पर उनकी आय के स्रोत में भी वृद्धि होती है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कल या पिछले वाले सेशन में। ठीक है, तो उसी तरह इस रिपोर्ट में भी बताया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है कि रिपोर्ट में नदी की प्राकृतिक स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए इन अवरोधों को हटाना एक बेहतर रणनीति के रूप में माना गया है। इन अवरोधों को हटाने से नदी का सतत प्रवाह सुनिश्चित होगा, यानी हमेशा बहेगी, और नदी पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य परस्पर संपर्क भी पुनः बहाल होगा। इन अवरोधों के कारण वैश्विक स्तर पर नदियों का 89% जल प्रभावित होता है। जनसांख्यिकी चुनौती भी बताई गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव जैसी समस्या देखने को मिलती है। वायु प्रदूषण और बाढ़ जैसे पर्यावरणीय जोखिम बढ़ रहे हैं। ये जोखिम विशेष रूप से वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के लिए खतरनाक है। बाढ़ की घटनाओं से पहले से मौजूद प्रदूषकों का पुनः फैलना, जल और तलछट में दीर्घकालिक प्रदूषण यानी भारी धातु, कार्बनिक यौगिक आदि के पादपों एवं प्राणियों में प्रवेश कर संचयित हो सकते हैं, जिसे हम जैव संचयन कहते हैं। अतः बाद में प्रदूषकों की बढ़ी हुई सांद्रता यानी जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखलाओं को संदूषित कर सकती है। जैव संचयन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पादप है, ठीक है, या कोई प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है, इसे खाया किसी जानवर ने, ठीक, मान लीजिए जानवर ए है और इस जानवर को खाया किसी मानव ने, ठीक है, मानव मान लीजिए बी है। तो जो प्राथमिक रूप से संचयित हो रहा है प्रदूषक ए में, यानी जो उत्पादन उपभोक्ता श्रृंखला में ए है, इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रदूषक इकट्ठा हो रहे हैं, तो जैव संचयन हो रहा है। जब यही प्रदूषक इसमें ट्रांसफर होगा बी में, तो ये क्या होगा? जैव आवर्धन, ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं को संदूषित कर सकती है। चलिए, तो रिपोर्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, डिजिटल उपनिवेशवाद यह एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें विकसित देश और उनकी बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं और उनसे लाभ कमाती हैं। ठीक है, भारत ने डेटा प्रसार पर ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये प्रश्न क्यों चर्चा में है? तो अभी जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत में जो बढ़ता डिजिटल उपनिवेशवाद है वो भारत के लिए खतरा का विषय बनता जा रहा है। अब उपनिवेशवाद क्या है? तो इस संदर्भ में आप लोगों को पता होगा कि जब मान लीजिए कोई कंट्री है ए, ठीक है, कोई कंट्री है बी, ए कंट्री है मान लीजिए ये और ये है बी। ए के जो व्यक्ति हैं या जो शासनकर्ता हैं वो बी पर इस तरीके से अधिकार कर लें कि वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप न करें, बल्कि वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं या जो भी रिसोर्सेस हैं वहाँ से उपयोग कर करके यहाँ से धन ट्रांसफ़र करें ए के पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उपनिवेशवाद। वहीं साम्राज्यवाद क्या होता है कि जैसे सपोज ए देश है, इसने पूरी तरीके से यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जब कब्जा कर लिया यहाँ पर बी पर, तो उसे क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद, और अपनी सीमा का विस्तार करते हैं, अपनी कॉलोनी बसाते हैं। तो ये मुख्य अंतर है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डिजिटल उपनिवेशवाद यह एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें विकसित देश उनकी बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं और उनसे लाभ कमाती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है।
डिजिटल उपनिवेशवाद की परिभाषा बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने डेटा प्रसार पर ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर किए। तो ओसाका ट्रैक क्या है? G20 सम्मेलन के दौरान ओसाका ट्रैक पर बात छिड़ी थी और इसमें बताया गया था कि यह एक घोषणा होगा जो डेटा प्रवाह के नियमों को मानकीकृत करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और साथ ही इसमें व्यक्तिगत जानकारी और बौद्धिक संपदा यानी जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं को बेहतर संरक्षण करने का प्रावधान किया जाएगा। तो इस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत ने इस पर ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर नहीं किया है। चलिए, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो सही विकल्प पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की संप्रभुता सैन्य आक्रमणों से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से कमजोर और समाप्त होगी। तो अब जो है संप्रभु का क्या मतलब होता है? जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने को पूर्णतः स्वतंत्र हो, ठीक है, तो उसे हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि डिजिटल जो अवसंरचना है इस पर निर्भरता से इस पर जो है उपनिवेशवाद का असर होता जा रहा है। और ये किस तरीके से प्रभावित करेगा? जैसे मान लीजिए कोई भी एडटेक कंपनी है, उसने कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक है। अब इसके जरिए आप जो हैं अपने दैनिक दिनचर्या कार्य करने के लिए बाधित हो रहे हैं, मतलब मजबूर हो रहे हैं। जैसे जीपीएस ही है, तो जीपीएस क्या है? एक अमेरिकी कंपनी है और आप जो है उसका यूज करते हैं कहीं पर जाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? आप उस पर निर्भरता है, आपकी उस पर निर्भरता है, ठीक है। तो यही जो है उपराष्ट्रपति जी का कहना है। उपराष्ट्रपति ने यह भी चेतावनी दी कि आज राष्ट्र एक नए प्रकार के औपनिवेशीकरण का सामना कर रहे हैं। यह औपनिवेशीकरण सेनाओं द्वारा नहीं बल्कि एल्गोरिदम द्वारा किया जा रहा है। इससे डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जी ने ये स्टेटमेंट दिया और अभी जो है स्टारलिंक आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो वो जो है अभी श्रीलंका में अपनी सेवाएं शुरू कर दी है और भारत में भी अनुमति लेने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट बहुत ही मायने रखता है। चलिए हम लोग आगे को बढ़ें। तो डिजिटल उपनिवेशवाद की बात करें तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत यह एक ऐसे प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें विकसित देश उनकी बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं और उनसे लाभ कमाती हैं। यह मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के उपनिवेशवाद से संबंधित है, अर्थात ग्लोबल नॉर्थ किस प्रकार ग्लोबल साउथ के डिजिटल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। यानी जो विश्व के जो उत्तरी देश हैं वो किस तरीके से नॉर्थ पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बात पर चर्चा की। उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, विकासशील देशों से डेटा एकत्र करती हैं तथा विविध उद्योगों को पुनः आकार देती हैं। इससे डेटा लेती हैं, ठीक है। आप जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, गूगल हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इन सब से डेटा एकत्र करती हैं और देखती हैं कि व्यक्ति किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है और उसी तरीके का प्रोडक्ट वो लॉन्च करती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ये यहाँ भी कह रहा है कि विविध उद्योगों को पुनः आकार देती हैं। इससे संबंधित कुछ मुख्य चिंताएं हैं, जो कौन कौन सी हैं? तो डिजिटल संप्रभुता का ह्रास हो रहा है, ठीक है। यानी विकसित देश और बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक डिजिटल नियम तय करते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी दी क्योंकि वह 2021 के आईटी नियमों में ट्रेसेबिलिटी क्लॉज का विरोध कर रहा था। यानी ट्रेस कर सके गवर्नमेंट
उस क्लाज का विरोध कर रहा था व्हाट्सअप। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की बात करें तो सोशल मीडिया और सर्च इंजन प्रायः विकसित देशों का वैश्विक दृष्टिकोण थोपते हैं तथा स्थानीय संस्कृतियों को हाशिए पर डाल देते हैं। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देखेंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको थोपने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, चाहे पहनावे के मामले में हो, या लग्जरियस लाइफ के बारे में हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्थानीय संस्कृति को जो है ह्रास होता है और ये हाशिए पर चले जाते हैं। निगरानी पूंजीवाद भी बढ़ता है। कंपनियां बिना सहमति के उपयोगकर्ताओं का विशाल डेटा एकत्र करती हैं। इससे निजता और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना, स्वदेशी डिजिटल प्रणालियों के विकास पर फोकस करना चाहिए, जैसे ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इंडिया स्टैक आदि। ये सब डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने में स्वदेशी रूप से डिजिटल प्रणालियों पर विकास की गई हैं। डेटा स्थानीयकरण को लागू करना, इस संबंध में भारत ने अग्रलिखित कदम उठाए हैं, जैसे डेटा प्रसार पर ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करना। ठीक है, तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में आया था, इसे भी लागू किया है भारत सरकार ने। आयात पर निर्भरता कम करना, जैसे रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया पहल, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम आदि जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। नीतियों को अपडेट करना, तो कुछ प्रमुख उपाय हो सकते हैं निपटने के लिए। तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास की 2021 की रिपोर्ट में देशों को डेटा प्रवाह नीतियों की समय समय पर समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। इससे आर्थिक समृद्धि, जनहित और कनेक्टेड वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम के बीच संतुलन बना रहेगा। चलिए, डिजिटल डेटा ग्लोबल नॉर्थ को इन प्रमुख तरीकों से लाभ पहुंच रहा है। कौन कौन से तरीके हैं वो देख लीजिए। तो 3 मुख्य तरीके हैं जिससे जो उत्तर के स्टेट्स हैं, यानी जो उत्तर के देश हैं, उन्हें किस तरीके से डिजिटल डेटा से लाभ पहुंच रहा है। तो पहला है, उपयोगकर्ता व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। दूसरे रूप में कैसे जो है ये उपयोग करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को आगे बढ़ाया जाता है। बिग डेटा सेट्स का उपयोग AI मॉडल को प्रशिक्षित और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ग्लोबल नॉर्थ में उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा है, डेटा मुद्रीकरण किया जाता है। डेटा अब धन की तरह मूल्यवान हो गया है। लोग और कंपनियां इसे बेच सकते हैं या मुनाफा कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। चलिए, अगले प्रश्न को देखें। तो भारत ने वर्ष 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 400 गीगावाट, ऑप्शन बी 247 गीगावाट, ऑप्शन सी 550 गीगावाट, ऑप्शन डी 500 गीगावाट। तो अभी जो है भारत के उद्योग व्यापार मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत है उसकी नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति हुई है और भारत पिछले 10 वर्षों में सौर ऊर्जा में 4% की वृद्धि कर चुका है, इसीलिए चर्चा में है। तो ये 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है 2030 तक, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति हुई है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 4000% की वृद्धि दर्ज की है। सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता में 38 गुना वृद्धि हुई है। सौर PV मॉड्यूल क्या है, तो सोलर
वोल्टेइक बोल्ट, फोटो बोल्ट जो जिसे बोलते हैं, जिससे हम लोग बिजली सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करते हैं, तो उसकी निर्माण क्षमता में 38 गुना वृद्धि हुई है। वहीं पीवी सेल यानी फोटोवोल्टेइक सेल में निर्माण में 21 गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है भारत की? तो जून 2025 तक 227 गीगावाट तक की क्षमता हो चुकी है। तो आप जो है इसे याद रखिएगा, जून 2025 तक 227 गीगावाट। भारत ने पेरिस समझौते जो 2015 में हुआ था के तहत अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान को प्राप्त कर लिया है या करने के निकट है। पेरिस जलवायु समझौते में क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था, जो ग्रीन हाउस गैस है उनका इमिशन जो है उसका उत्सर्जन जो है कम किया जाए, उसके करीब पहुंच चुका है भारत। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति हुई है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जून 2025 तक 447 गीगावाट है, 476 गीगावाट है। इसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 235.7 गीगावाट यानी 49% और नवीकरणीय ऊर्जा से 226.9 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा से 8.8 गीगावाट। तो ये ऊर्जा से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 2025 के अंत तक 472 गीगावाट की कुल क्षमता में 50% नवीकरणीय ऊर्जा योगदान का लक्ष्य है, जिसे 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य कितना है? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करना है। भारत 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखता है। इलेक्ट्रॉनिक क्षमता का लक्ष्य जो है 60 गीगावाट था जो पहले, अब इसे 100 गीगावाट तक कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भारत आवश्यक खनिजों की आपूर्ति में विविधता लाने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। तो जैसे आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सब के लिए भारत जहाँ भी जाते हैं, भारत के प्रमुख शीर्ष नेतृत्वकर्ता वहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उनके साथ जो है व्यापार करने पर भी बातचीत होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो तालिस्मान सेबर 2025 सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कह रहा है भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो यह जो है लातिस्मान सेबर 2025 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया और इसमें भारत जो है पहली बार भाग लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लातिस्मान सितंबर 2025 में सैन्य अभ्यास होगा। ठीक है, लातिस्मान सेबर एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। कुल 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मी इसमें भाग ले रहे हैं। पहली बार इस अभ्यास की गतिविधियां ऑस्ट्रेलिया के बाहर पापुआ न्यू गिनी में भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत और अन्य देशों की भागीदारी की बात करें तो भारत पहली बार पूर्ण रूप से इस अभ्यास में शामिल हुआ है। भाग लेने वाले देशों में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है जो मेजबान देश के रूप में है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और ब्रिटेन जो है इसमें भाग ले रहे हैं। मलेशिया और वियतनाम पर्यवेक्षक के रूप में इसमें उपस्थिति दर्ज किया है। तो पर्यवेक्षक के रूप में मलेशिया और वियतनाम है। ठीक है, तालिस्मान सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में, और इस अभ्यास में शामिल गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो लाइव फायर प्रैक्टिस किया जाएगा, मैदान प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा, जमीनी बलों की तैनाती और युद्धाभ्यास भी किया जाएगा, हवाई और समुद्री संचालन भी इसमें किया जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे दल बदल अधिनियम के तहत निरर्हर करार दिया जा सकता है। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी राष्ट्रपति जी ने 4 ऐसे मेंबर थे, 4 ऐसे सदस्य हैं राज्यसभा के लिए जो नामित किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें उज्ज्वल देवराव हैं और हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, श्री सच्चिदानंद मास्टर हैं और डॉक्टर मीनाक्षी जैन हैं। इन चारों लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है यही कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, किया जाएगा। और वे जो 12 सदस्य होंगे वो किस किस क्षेत्र से होंगे? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होंगे। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन संबंधित प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि यह आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे दल बदल अधिनियम के तहत निरर्हर करार दिया जा सकता है। तो जो हमारा दल बदल अधिनियम है उसके तहत जो है यह भी सही है और इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो राज्यसभा नामांकन हुआ है, कब हुआ है? 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नामांकनों की घोषणा की है। नामांकन अनुच्छेद 80(1)(a) और 3 के तहत किए गए हैं। जो हमारा भारतीय संविधान का 79 है वो संसद की बात करता है और 80 जो है राज्यसभा की बात करता है और 81 जो है लोकसभा की बात करता है। तो 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो है और क्लॉज 3 के तहत जो है यह नामांकन किया गया है। कुल नामांकित सदस्य जो है 12 हो सकते हैं। इन 4 नामों में से 4 रिक्त स्थानों को भरा गया है। नामित किए गए 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो उज्ज्वल देवराव जो हैं निकम हैं, ये 26/11 मुंबई आतंकी हमले के विशेष लोक अभियोजक थे। हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं जो पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, उन्हें नामित किया गया है राज्यसभा में। सी सदानंद मास्टर को नामित किया गया है जो केरल के भाजपा नेता और पूर्व शिक्षक हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त की हैं, उन्हें भी नामित किया गया है। नामांकन की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए ऐसे 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। ठीक है, जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। तो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव प्रक्रिया से गुजरे बिना सदन में स्थान प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसीलिए यह प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निपाह वायरस का संभावित स्रोत कौन सा है? तो निपाह वायरस है। ठीक है, तो संभावित स्रोत कौन सा है? तो ये निपाह वायरस तो काफ़ी चर्चा पुराना है प्रश्न, और अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी केरल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसलिए यह चर्चा में है।
तो इसका संभावित स्रोत कौन सा है? तो जंगली सूअर, ऑप्शन बी चमगादड़ फल खाने वाले, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो यह चमगादड़ से फैलता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो निपाह संक्रमण का ताज़ा मामला देखा गया है कहाँ पर? पलक्कड़ जिला में, जो केरल में अवस्थित है। एक 58 वर्षीय पुरुष की निपाह संक्रमण से मृत्यु हो गई है और इसीलिए चर्चा में है। व्यक्ति का इलाज पेरिंथलमन्ना के एक निजी अस्पताल में बुखार के लिए चल रहा था। मृत्यु के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान यानी NIV पुणे से पुष्टि की प्रतीक्षा अभी बाकी है, और जब ये पुष्टि हो जाएगी तो यह जो है कन्फर्म हो जाएगा। 46 संपर्कों की पहचान कर ली गई है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। मृतक का रूट मैप, संपर्क सूची और परिवार वृक्ष तैयार किया गया है। CCTV फुटेज की मदद से संपर्कों की पहचान की गई है। सावधानियां और निगरानी और राज्य स्तरीय अलर्ट जारी किए गए हैं। तो सावधान जिलों की सूची कौन कौन सी है? तो पलक्कड़, पलप्पुरम, कोझिकोड, त्रिशूरा, ब्लाकगर और वायनाड, इन जिलों में जो है सावधानी अलर्ट जारी किए गए हैं। घर घर सर्वेक्षण और बुखार सर्वे शुरू किया गया है। विशेषज्ञ को निर्देश दिए गए हैं मरीजों के साथ कम से कम परिचारक हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाएं। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है मरीज के लिए, परिचारक के लिए और स्वास्थ्यकर्मी के लिए। और पालक्कड़ व पलमपुरम में अस्पतालों में विजिट न करने की अपील की गई है। फलों खाने वाले चमगादड़ों को निपाह वायरस का संभावित स्रोत माना गया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि जैसे ही NIV से पुष्टि होगी, रोकथाम के उपाय और तेज किए जाएंगे। यह मामला 1 वर्ष में केरल में 6ठा निपाह मामला है, यानी 6 लोग जो है निपाह वायरस से निपट चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो शरावती लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक राज्य के शिवमोग्गा जिले के सागर तालुका में शरावती नदी घाटी में यह अवस्थित है। क्या, कौन सा सेंचुरी? तो शरावती लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी, ठीक है। और विशेष रूप से जो लायन टेल्ड मकाऊ है उसे ही संरक्षित किया जाता है इस क्षेत्र में। इसका महत्व क्या है? तो यह पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अभी नवीनतम जो लिस्ट जोड़ी गई है वो कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कल का करंट अफेयर का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। और भारत में अब तक 44वां हो चुका है, ठीक है। 431.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह जो सेंचुरी है, लायन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी, शरावती लायन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी, जिसमें लिंगान मक्की जलाशय लगभग 124 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके निर्माण की बात करें तो इस अभ्यारण्य का गठन 3 संरक्षित क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है, जैसे शरावती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, अघनाशिनी लायन टेल्ड मकाऊ संरक्षण रिजर्व, आसपास के आरक्षित वन क्षेत्र, इन सभी को मिलाकर के क्या किया गया? ये संरक्षण क्षेत्र बनाया गया, शरावती लायन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी। इसकी सीमाएं जो है दक्षिण पश्चिम तट की सीमा मूकाम्बिका पवित्र स्थान है। भू आकृति की बात करें तो क्षेत्र अत्यधिक उबड़ खाबड़ है जिसकी ऊंचाई 94 मीटर से 1102 मीटर तक है। इसमें वनस्पतियों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार से अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, घास के मैदान और सवाना वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। कुछ मुख्य वृक्ष प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर धूपा, गुलमाऊ यानी गुलमाऊ जिसे हम लोग बोलते हैं, सुर होंडे माऊ, नंदी आदि, ये सब यहाँ पर
कुछ मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और आप लोग इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी दोस्त मित्र हैं, यार हैं, ठीक है, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।